नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो है ना, एक थोड़ा सा अलग स्टाइल में रहने वाला है और वो क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। सो बेसिकली जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं और अगर हम वो चीज को समझ के टेक्निकल को मिक्स करें तो ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो मैंने सोचा कि आज प्रसिद्ध को मैं लेके आता हूं और प्रसिद्ध के साथ हम लोग कुछ 4-5 स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट अभी फिलहाल अच्छे आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और प्रसिद्ध फंडामेंटल कवर करेगा और मैं टेक्निकल्स को कवर करूंगा और हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं, जो भी कंपनी प्रसिद्ध जिसके बारे में बात करने वाला है, तो उसमें क्या कोई टेक्निकल कोई अच्छा पैरामीटर है या नहीं है। अगर होगा तो हमारे लिए वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और आपको सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसे करोगे तो आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी प्रसिद्ध, आप कुछ स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हो या कुछ ऐसा है जो Q2 में जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो आप मुझे वो बताइए, फिर हम लोग देखेंगे कि चार्ट में वो क्या लग रहा है। पहले सीधा स्टॉक्स पे आने से पहले आई शो कि मैं फिल्टर कैसे करता हूँ या मैं ढूंढता कैसे हूँ कि कौन से कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए हैं। ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टूल्स में जाके रिजल्ट कैलेंडर एंड स्नैपशॉट में आ गया। तो बाय डिफॉल्ट पहले तो रिजल्ट कैलेंडर दिखेगा। पहले ये अपना रेडार प्लेटफॉर्म है, राइट? यस। तो अभी जैसे ही ओपन करूंगा तो मुझे पहले तो सबसे पहले रिजल्ट कैलेंडर दिखेगा कि अभी अपकमिंग रिजल्ट्स कौन से डेट को कौन सी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। ओके। जस्ट उसी के बाजू में एक टैब है रिजल्ट स्नैपशॉट। रिजल्ट स्नैपशॉट मतलब जो कंपनीज ने ऑलरेडी रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं वो सारी कंपनीज का मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स का एक समरी मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे 30 अक्टूबर को ये सारी कंपनीज ने रिजल्ट पब्लिश किया था तो वो सबका ही मुझे यहाँ पे एक समराइज्ड वर्जन मिल जाएगा। जैसे इंडीजीन है तो इंडीजीन का सेल्स कितना ग्रो हुआ, YOY वॉज 17% ग्रोथ इन सेल्स, नेट प्रॉफिट वॉज 11% ग्रोथ। तो वैसे कोई भी कंपनी का आई कैन चेक दी रिजल्ट समरी। ठीक है। अभी उसके साथ हमने यहाँ पे ये भी एक फिल्टर दिया है कि अगर कोई भी कंपनी करंट क्वार्टर में अगर हाईएस्ट सेल्स, अभी तक का कंपनी के हिस्ट्री का हाईएस्ट सेल्स रिपोर्ट किया है या हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो यहाँ पे ऐसे फिल्टर एक यहाँ पे आपको एक लाइन दिख जाएगा कि क्वार्टरली सेल्स इज एट ऑल टाइम हाई। तो अभी एक एक कंपनी का आप रिजल्ट ओपन करके देखो कि किसका सेल्स ऑल टाइम आया है कि नहीं आया। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एडवांस फिल्टर्स दिख रहा है। सिलेक्ट फिल्टर्स में जाके मैं सीधा एक कर लूंगा कि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई सिलेक्ट कर लिया। एंड नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई के साथ साथ मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसका प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। तो एक तो हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ, उसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है और मैं अप्लाई फिल्टर्स कर दूंगा। तो मुझे सिर्फ ऐसी कंपनीज दिखेगी जिसमें अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है क्वार्टरली, एंड उसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ होगा। तो ये एक फिल्टर बहुत अच्छा बन जाता है कि जिसमें आप अच्छी अच्छी कंपनीज ट्रैक कर सकते हो। जैसे रेडिको खैतान है, रेडिको के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ओके। तो वो उसके ऊपर करते हैं। सेजिलिटी भी इसमें आया है। तो 2-3 मतलब काफ़ी कंपनीज ये आपको ये फिल्टर से मिल सकती है। ओके। अब जैसे से नेट प्रॉफिट के साथ साथ मैं सेल्स का भी फिल्टर लगा सकता हूँ कि सेल्स भी अभी तक का बिजनेस मतलब रेवेन्यू भी अभी तक का हाईएस्ट है, तो वैसी कौन सी कंपनीज है, तो वैसा पूरा मुझे लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, क्वार्टर ऑन ईयर। करेक्ट। तो जनरली हम लोगों को क्या देखना चाहिए? सेल्स क्वार्टर वाला देखना चाहिए कि ईयर वाला देखना चाहिए, और इवन प्रॉफिट ऑल्सो? नहीं, तो ज़्यादातर ईयर ऑन ईयर इज मोर रेलेवेंट बिकॉज उसमें सीजनलिटी कैप्चर हो जाता है। क्योंकि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कैन नॉट बी द सेम एज दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, क्योंकि दिसंबर में फेस्टिवल सीजन आ जाता है और ये सारा उसमें ज़्यादा अच्छे से कैप्चर हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए ईयर ऑन ईयर करना मोर रेलेवेंट है बिकॉज सितंबर क्वार्टर इज बीइंग कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर। तो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में जो सिनारियोज होंगे मोर और लेस यही सेम सिनारियोज करंट सितंबर क्वार्टर में भी होंगे। तो वो सीजनलिटी कैप्चर करने के लिए YOY इज मोर रेलेवेंट। ठीक है। तो अभी आप मुझे इतने सारे, हम लोग ऑब्वियसली स्टॉक्स की बात नहीं कर सकते, फिर तो वीडियो 2-3 घंटे का हो सकता है। तो आप मुझे बताओ कि आप कौन से स्टॉक्स को फॉलो कर रहे थे और उसमें क्या रिजल्ट आया है और क्या हमें देखना चाहिए उसमें। लेट्स स्टार्ट विथ रेडिको ओनली। ओके। रेडिको खैतान मैंने सर्च किया तो यहाँ पे उसका समरी मैं देख सकता हूँ। ये भी मेरा फिल्टर हुआ था इसी के यही फिल्टर के बेसिस पे कि ये कंपनी ने अभी तक का नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई रिपोर्ट किया है क्वार्टरली,
एंड उसके साथ साथ इफ़ यू कैन सी सेल्स भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, 29% से सेल्स इम्प्रूव हुआ है इन अ सिंगल क्वार्टर। नेट प्रॉफिट हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 69%, तो ये काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। ओके। एंड ये इम्प्रूव इसलिए हो रहा है, कंपनी है ना, अभी तक का कैसा था कि कंपनी वॉज रेडिको खेतान जो है दैट इज इनटू सेलिंग वोडका, तो वोडका में उसका डोमिनेंस था। अभी दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू विस्कीज, तो विस्की भी ऑलरेडी था उनका पहले, बट अभी नाउ दे आर वेंचरिंग मोर टुवर्ड्स विस्की, एंड वोडका में भी दे आर वेंचरिंग मोर टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन। ठीक है। तो ये सेम चीज़ कंपनी के मैनेजमेंट ने भी ये सेम चीज़ बोला है। पहले तो ये जैसे आप देख पा रहे हो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है ये कंपनी का, उसमें ये जो एमडी एंड चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने ही बोला है कि दे आर transitioning continued focus towards premiumization, and current quarter या एक आध क्वार्टर पहले ही they also launched a premium whiskey which is called Morpheus Rare Luxury Whiskey. Okay. And एक ये तो विस्की हो गया, एंड दूसरा एक स्पिरिट ऑफ कश्मीर करके एक वोडका उन्होंने लॉन्च किया था विच इज ऑल्सो टुवर्ड्स द प्रीमियम एंड। तो वो अभी तक 7 स्टेट्स में था, एंड नाउ द कंपनी इज स्टेटिंग दैट वी आर एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स मोर स्टेट्स। तो ये प्रीमियमाइजेशन एक थीम प्ले हो सकता है, एंड उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग देयर प्रोडक्ट बाय गोइंग इनटू मोर स्टेट्स। तो ये वन ऑफ द मेजर फंडामेंटल ट्रिगर्स है कि वो लोग प्रीमियमाइजेशन टुवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो प्रसिद्ध ने बात किया है वो फिलहाल ये क्वार्टर के रिजल्ट में क्या आया और कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में बात किया है, बट मैं आपको बताता हूँ कि अभी प्रसिद्ध के डेटा को मैं एज ए टेक्निकल एनालिसिस मैं कैसे उधर अपने चार्ट में लगाता हूँ और कैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडिको का चार्ट लगाते हैं, और मैं जनरली वीकली टाइम फ्रेम का और मंथली टाइम फ्रेम का ही चार्ट देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगी कि रेडिको खेतान में है ना एक बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी ये स्टॉक के अंदर चल रही थी, और अगर आप ध्यान दो प्रसिद्ध यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से रेडिको खेतान का जो ब्रेकआउट है, जो मेजर ब्रेकआउट है, अगर हम बात करें तो वो हुआ था समवेयर अराउंड 222 रुपीज़ पे। Correct. अब देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसे मैं फॉलो करता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ फ्रेश अपॉर्चुनिटी या फ्रेश स्टॉक या फिर स्ट्रॉन्ग स्टॉक। Okay. तो अगर मैं रेडिको खेतान को वो कैटेगरी में सोचूं तो रेडिको खेतान अभी मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अगर वो मेरे लिए, अगर हम ये बात 2017 में करते 250 रुपए के आसपास, तब वो मेरे लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी होता, क्योंकि वो 2017 में ऑलमोस्ट 2007 का ब्रेकआउट कर रहा था, ऑलमोस्ट 10 इयर्स का ब्रेकआउट कर रहा था। और इसे मैं जनरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट या फिर बैम्बू शूट पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो बोलता हूँ। तो आप इमेजिन करो कि 200 रुपीज़ वाला स्टॉक अभी 3200 हो गया है। सो नाउ द पॉइंट इज कि क्या मैं इसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लूंगा, मैं मेरे लिए आपको बोल रहा हूँ, तो मेरा आंसर रहेगा शायद नहीं। हाँ, बट क्या मैं इसमें छोटे मोटे स्विंग ट्रेड्स कर सकता हूँ? तो यस, मेरा आंसर है कि वो मैं कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट टाइम लगा के, फिर आपकी जो भी मेथड है, अगर आप पॉइंट एंड फिगर को भी फॉलो करते हो तो आप उसको भी फॉलो करके, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड रीजन है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपनी आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकती है। तो ये चीज़ को मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो प्रसिद्ध फिलहाल मेरे लिए रेडिको खेतान में अगर मैं आपको बोलूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस द आंसर इज नो। ओके, बट अगर मुझे इसको अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिस्ट में रखना है तो ऑब्वियसली यस, बिकॉज इसके पीछे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन है और चार्ट भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, कार ट्रेड। ओके, कार ट्रेड का अगर आप रिजल्ट चेक करते हो, उसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वार्टरली सेल्स इज एट ऑल टाइम हाई एज वेल एज नेट प्रॉफिट इज एट ऑल टाइम हाई। ओके, एंड नेट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, डबल से भी ज़्यादा किया है। कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट वाज 30 करोड़, अभी इट हैज़ जंप टू 64 करोड़, तो इट इज़ मोर देन डबल। अभी इसके अंदर है ना, कार ट्रेड में क्या चल रहा है, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, करंटली बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज फंडामेंटल्स में एक टर्म है जो मैं आपको यहाँ पे डेटा के साथ आई विल शो इट टू यू। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या, कि आपको कम एक्सपेंस करके ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हो। कि स्टार्टिंग में एक बार आप एक्सपेंस किए, एक्सपेंस के साथ साथ जब एक्सपेंस कर रहे हो तब इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं होता है,
बट एक बार आपका एक्सपेंस खत्म हो जाता है तो फिर एक्सपेंस वो स्टेबल हो जाएगा, बट उसके सामने रेवेन्यू एज वेल एज नेट प्रॉफिट विल ग्रो एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। मतलब मैं ये मतलब लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, तब इनका एक्सपेंस जो भी हुआ वो हुआ। करेक्ट। अब वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, सारी चीजें स्मूथ लाइन हो Correct. गई। अब जो भी बिजनेस आएगा वो ऑटोमेटेड आते जाएगा, और अभी प्लेटफॉर्म बनाने का कॉस्ट वापस से उनको नहीं आना। अभी ये तो एक प्लेटफॉर्म हो गया। हाँ। इसके अंदर दूसरा एक बड़ा सिनर्जी ये है कि 2023 में ये लोग ने जो OLX तो पूरे इंडिया जानता है, कार्ट्रेड ने OLX को एक्वायर कर लिया है। Okay. तो अभी OLX इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कार्ट्रेड। तो अभी इतना बड़ा एक्विजिशन किया, वो वन टाइम कॉस्ट उनको लगा होगा, बट अभी उसका रेवेन्यू दे आर एंजॉइंग राइट नाउ। तो आप यहाँ पे डेटा में देखोगे तो जून 2023 का जो क्वार्टर था, तब एक्सपेंस 80 करोड़ था और उसके सामने सेल्स कर रहा था 86 करोड़ का। तो कुछ प्रॉफिट के लिए कुछ जगह बचा ही नहीं था। अभी वही सेम चीज अभी हम देखते हैं तो एक्सपेंस है 129 करोड़, धंधा कर रहा है 193 करोड़ का। तो सेल्स इतना नहीं बढ़ा है। यहाँ पे भी आप ये देखो परसेंटेज चेंज देख सकते हो, एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय ओनली 7%, उसके सामने सेल्स बढ़ा है 25%। तो अभी एक्सपेंस अगर देखेंगे तो हर क्वार्टर्स में कुछ ज्यादा नंबर से बढ़ा फ्लैट हो गया है, क्योंकि अभी उसको नया एक्सपेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड अभी एक्सपेंस सेल्स तो बढ़ रहा है बट एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा है, तो वो उसका आपका बॉटम लाइन इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी वजह से उसको नेट प्रॉफिट में फायदा होगा। तो नेट प्रॉफिट भी देखो कि जो एक टाइम पे 13 करोड़ 15 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अभी इट हैज इंक्रीज टू 64 करोड़। एंड ये चीज वो लोग डेटा में भी दिखा रहे। इफ आई शो दी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फॉर कार्ट्रेड, जिसमें कंपनी बोल रही है कि वो लोग ने 85 मिलियन एवरेज मंथली यूनिक विजिटर्स उनके वेबसाइट पे आ रहे हैं, बीट OLX और बीट कार्ट्रेड का खुद का जो वेबसाइट है, कार वाले या जो भी वेबसाइट्स है उनके, वो सब पे 85 मिलियन एवरेज मंथली यूजर्स आ रहे हैं। एंड उसमें से 95% तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड फंडामेंटल्स और भी इंप्रूव होते ही जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी देख सकते हो कि अभी तक का हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो अभी जो प्रसिद्ध ने बोला अगेन वो फंडामेंटल पैरामीटर है, हम लोग इसका भी चार्ट देख लेते हैं। तो कार्ट्रेड का चार्ट जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे रखा है, ये फिलहाल मैंने मंथली रखा है। मैं आप लोगों को एक लॉन्गर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप वो चीज़ को समझो। अब यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं जो अपनी नॉर्मल बात थी प्रसिद्ध कि मैं हमेशा स्टॉक को 2 कैटेगरी में ये करता हूँ, फ्रेश है या ये स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देखो प्रसिद्ध, अभी आप ही सिंपल बता दो कि इसमें फ्रेश ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी थी 1630 के आसपास। करेक्ट, राइट। और जो आप बोल रहे हो उस हिसाब से लास्ट 2-3 क्वार्टर के इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, 2 क्वार्टर के, तो उस हिसाब से प्राइस में भी हम लोगों को वो चीज़ दिख रही है। करेक्ट। तो अभी मेरे जो फ्रेश अपॉर्चुनिटी वाली प्राइस है विच वॉज 1870 से लेके 1600 का, वहां से ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर आके 3000 हो गया। करेक्ट, राइट। तो अब ये सिचुएशन रेडिको से थोड़ी अलग है। रेडिको ऑलरेडी कुछ ज्यादा टाइम्स बढ़ चुका है, बट ये अभी शुरू हुआ है। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑब्वियसली अभी तो मैं इसमें अगर 100 रुपया डालना है तो मैं अभी 100 रुपया नहीं डालूंगा, मैं अभी 20-25 रुपया डाल के वेट करूंगा। अगर इसमें एक अच्छा लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है, अभी जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम का देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था और फिर एक ब्रेकआउट हुआ। तो अभी आने वाले टाइम में अगर फिर से कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकआउट होता है तो आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट मोर। और अगर समझो फॉर कुछ गलत रीजन हो गया और कोई एक मार्केट में पैनिक के वजह से ये मुझे सस्ते प्राइस में मिला, तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। तो कार्ट्रेड में मेरा ये ओपिनियन है ऑन द टेक्निकल साइड। अभी नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं VBL। ओके। VBL मैं ट्रैक कर रहा था, काफी क्वार्टर से मैं ट्रैक कर रहा हूँ VBL को, बट इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। VBL जो है ना, वो अभी तक एक बहुत बड़े प्रेशर में चल रहा था, बिकॉज उसके सामने बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स आ गए। जैसे रिलायंस ने कैंपा को एक्वायर कर लिया था, तो अभी कैंपा लेके आ रहा है। पहले तो VBL का बिजनेस क्या है? VBL इंडिया में जितने भी पेप्सिको के प्रोडक्ट्स है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ये करता है। तो जैसे पेप्सी हो गया या माउंटेन ड्यू हो गया या ट्रॉपिकाना जूस जो है, वो सारा चीज़ें VBL बनाता है। एंड इंडिया के साथ साथ उसका बहुत बड़ा बिजनेस इज ऑल्सो इन अफ्रीका। तो ये दो कंट्रीज में अच्छे से काम कर रहा है। अभी तक तो इसका प्रेशर में था, जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन बहुत आ गया है। जैसे कोको कोला इज ऑल्सो इन टॉक्स विद कमिंग विद IPO इन इंडिया।
ओके तो वो अभी ऑफिशियली वो लोग का अप्रूवल मिल नहीं गया है, बट दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कमिंग विद एन आईपीओ इन इंडिया। ठीक है। तो ये सब की वजह से उसको बहुत बड़ा अभी कंपटीशन है, तो इसलिए स्टॉक प्राइस वाज इन अ डाउन ट्रेंड अभी रिसेंट टाइम्स में। अगर बट जस्ट टू सी दिस कि स्टॉक प्राइस में क्या चल रहा था, तो अभी देखो यहाँ पे वीबीएल में 77 रुपीज़ से ये स्टॉक एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा था। और मैं ये स्टॉक का प्राइस देख के ही आपको बोल सकता हूँ कि ये जो 2021 से लेके 2024 तक इसमें अप ट्रेंड चल रहा था ना, मेरे हिसाब से ये बैक टू बैक अच्छे क्वार्टर्स के रिजल्ट दे रहा था। बिकॉज देखो फंडामेंटल और टेक्निकल में ना कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर फंडामेंटली कोई कंपनी स्ट्रांग है तो आप मुझे बताओ उसका क्या होगा, उसका प्राइस में डिमांड आने ही वाला है, और बिकॉज ऑफ डिमांड उसका प्राइस बढ़ेगा। और जब प्राइस बढ़ेगा तब मेरे जैसे टेक्निकल देखने वाले उसमें आएंगे और उसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप लोग देखो ऑलमोस्ट 24 और 25 में ये कंपनी में आई थिंक फंडामेंटल बेसिस पे कुछ चेंजेस हुए रहेंगे, जिसके कारण इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। और उसके बाद जैसे आपने बोला ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। करेक्ट। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है, अभी ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हो वीबीएल का, कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ साथ एक ऐसा बड़ा चेंज अनाउंस किया है कि नाउ दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू अल्कोहलिक बेवरेजेस का जो पैकेजिंग होता है, जैसे कैन्स हो गए या बॉटल पैकेजिंग हो गया, वो सारे में ये लोग एंटर हो रहे हैं। इनका एक कार्ल्सबर्ग के साथ एक अग्रीमेंट भी बन चुका है, तो सो दे आर एंटरिंग इनटू अल्कोहलिक बेवरेजेस सेगमेंट। तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये इंडस्ट्री जो है, अल्कोहल इंडस्ट्री जो है, वो भी अभी बहुत अच्छे से अप ट्रेंड में चल रहा है, उसका सेल्स प्रॉफिट अच्छे से चल रहा है। तो उसके साथ साथ अगर वीबीएल भी ये बिजनेस में एंटर कर रहा है तो फिर इट इज अ गुड सिनर्जी फॉर वीबीएल एज वेल। तो इसमें ये एक फंडामेंटल ट्रिगर है, तो विच वी कैन सो दैट वी कैन नाउ स्टार्ट ट्रैकिंग अगेन। तो अब जब नेक्स्ट वापस बाय आपका जो टेक्निकल के हिसाब से बाय आएगा, तो वी कैन कंसिडर दिस कंपनी एज अ गुड इन्वेस्टमेंट। राइट। तो अभी मैंने उसके लिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, और डेली टाइम फ्रेम का क्यों लगाया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 24 में इसका एक टॉप बना था। उसके बाद अगर हम नॉर्मली डाउ थियरी को भी फॉलो करते हैं प्रसिद्ध, देयर इज नो टफ थिंग इन टेक्निकल्स, तो आप यहाँ पे देखो ये इसका प्रीवियस हाई था, फिर यहाँ पे हाई था, फिर यहाँ पे हाई था, मतलब वो कंटिन्यूसली लोअर हाई बना रहा है। करेक्ट। तो अभी अगर आप देखोगे जिस दिन आपने बोला कि वीबीएल का रिजल्ट आया था, मेरे ख्याल से मार्केट आवर्स में ही आया था। और वो था मेरे ख्याल से 29 अक्टूबर, और 29 अक्टूबर को वीबीएल ने ऑलमोस्ट 10% का मूव दिया था। करेक्ट। सो दिस कैंडल इज अ सीरियसली अलर्ट कैंडल। मतलब ये बता रहा है कि जैसे आप जैसे लोग जो मार्केट में फंडामेंटल बेसिस पे कंपनी को ट्रैक करते हैं, उनका यहाँ पे डिमांड आया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे वीबीएल का जो अप ट्रेंड है वो कब चेंज होगा, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे चेंज होगा विच इज़ 525 से लेके 535, तो वो रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो मेरे लिए अभी वीबीएल ऑलरेडी एक ना वो फ्रेश है ना वो स्ट्रांग है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट में वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पर मैंने क्या किया, और एक लोअर टाइम फ्रेम में आया और मैंने देखा कि ऑब्वियसली पहले डेली टाइम फ्रेम में वो अच्छा होगा, फिर वीकली में होगा, फिर मंथली में होगा। तो मैंने ये देखा कि भाई अगर वीबीएल 535 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर मेरा इसमें ध्यान रहना जरूरी है। जिस हिसाब से प्रसिद्ध ने बोला और कंपनी ने उस हिसाब से एग्जीक्यूट किया, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी कुछ रिटर्न्स बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा टेक्निकल का। सही। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रसिद्ध, नेक्स्ट बात करते हैं, और एक कंपनी है सेजिलिटी। ओके। ये जो सेजिलिटी लिमिटेड है, ये इंडिया में इतना ज़्यादा इसका ऑपरेशंस नहीं है। 99% इसका बिजनेस रेवेन्यू प्रॉफिट सब यूएस से आता है, एंड यूएस में भी स्पेसिफिक हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आता है। तो कंपनी करता क्या है? सेजिलिटी जो है वो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में है। बीपीएम जो एक बिजनेस का सेगमेंट होता है, तो बीपीएम करता है ये ओनली इन द यूएस हेल्थ केयर सेगमेंट, एंड वो भी दो तरीके के उसके कस्टमर्स है। एक तो हो गया पेयर्स, जैसे पेयर्स बोले तो इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, एंड वो सारी हेल्थ केयर में जो वो सारे पेयर्स होते हैं वो सारे इसके कस्टमर्स हैं। एंड दूसरा है प्रोवाइडर्स, तो जैसे प्रोवाइडर्स में हॉस्पिटल्स हो गए, तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है एंड जो एक हेल्थ केयर पे करता है, तो वो दोनों को ये केटर करता है, बट दे आर मोर टुवर्ड्स द पेयर्स साइड। तो अभी ये लोग इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो कंपनीज है उसको कैसे हेल्प करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सेजिलिटी जो है वो पेयर्स का जो ये होता है वो लोग को
क्लेम मैनेजमेंट करना रहता है कि कितने क्लेम्स आने वाले हैं या कितने क्लेम्स आ सकते हैं, तो वो सबका जो एनालिटिक्स है या वो सारा जो डेटा प्रोवाइड करना है, तो वो ये सारा इकट्ठा करके सेजिलिटी वो करके देता है। ओके। अभी आप उसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट करंट क्वार्टर में भी सेल्स भी ऑल टाइम हाई आया है एंड नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई आया है। ओके। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव हुआ है। ओके। तो विच इज़ अ ह्यूज विन फॉर द कंपनी एंड नॉट जस्ट ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट भी इसका भी डबल हुआ है। जैसे 117 करोड़ का प्रॉफिट किया था सितंबर में, इट इज नाउ ओवर 250 करोड़। हाँ, ये तो डबल ही हो गया है। तो प्रॉफिट भी अच्छे से कमा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं एंड सेल्स भी अच्छे से कर रहा है। तो विच इज वाई दिस गॉट इनटू माय रडार। तो ये आईटी वाला है, राइट? यस, ये यूएस हेल्थ केयर से इसका डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, बिकॉज अगर यूएस हेल्थ केयर अगर अप ट्रेंड में है तो ये इसका फायदा होगा, बट ये आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हर कंट्री में अप ट्रेंड नहीं है, बट मेरा कंसर्न ये है कि अभी जो ट्रम्प जी का टैरिफ का इशू चल रहा है, फिर तो मैं वही आपको एक बता रहा हूँ। हाँ, ट्रम्प टैरिफ का आप जो बता रहे हो, हाँ, ये कंपनी के प्रेजेंटेशन में रिसेंट मार्केट अपडेट्स वो लोग ने एक पेज दिया है जिसमें H1B पॉलिसी दिया है कि व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट्स इन द रिसेंट टाइम्स। करेक्ट। तो उसमें मार्केट चेंजेस में एक पॉलिसी बताया कि H1B पॉलिसी का एक मेजर इम्पैक्ट था, जिसमें लाइकली इम्पैक्ट ऑन सेजिलिटी, कि कंपनी के ऊपर कितना इम्पैक्ट है। तो कंपनी सेइंग कि सेजिलिटी डज नॉट रिलाई ऑन H1B प्रोग्राम। ओवर 99% ऑफ एम्प्लॉइज इन द यूएस आर सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स। तो इसको तो H1B से कुछ लेना देना ही नहीं है। चलो, एंड उसके अलावा भी ये जो टैरिफ का भी सारा चीजें चल रहा है, कंपनी ने बोला है कि नो टेंजिबल इम्पैक्ट ऑन द टैरिफ एज वेल। एंड बाकी सारे भी जो यूएस में हायर एक्ट चल रहा है या जो भी सारे चेंजेस चल रहे हैं, सेजिलिटी इज वेल पोजिशन्ड फॉर ऑल ऑफ इट। तो उसमें उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में ही क्लियरली बताया। करेक्ट। एंड उसके साथ साथ आप जो नंबर्स में दिख रहा था कि बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ आप ये देखो कि नंबर ऑफ क्लाइंट ग्रुप्स, तो FY23 में 35 क्लाइंट्स थे एक्टिव क्लाइंट्स, और वो अभी 25 में इंक्रीज हो गए 75 नंबर, एंड अभी हाफ ईयर में 82 हो गए। तो क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, डिलीवरी साइट्स उनकी बढ़ती जा रही है, 27 से 34 हो गए, एज वेल एज नंबर ऑफ क्लाइंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू मोर देन 20 मिलियन भी उसका 4 था FY23 में। अभी वो TTM सितंबर तक का 8 हो गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए, जो क्लाइंट्स डेटा कंट्रीब्यूटिंग टू मोर देन 20 मिलियन रेवेन्यू। तो ये कंपनी इंप्रूव होते जा रही है। सो मतलब जो मेरे डाउट्स थे वो सारे कंपनी ने ऑलरेडी बता दिए हैं। करेक्ट। अभी हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं कि क्या ये स्टॉक में फ्रेश अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पे हम लोगों को ये स्ट्रांग है। तो देखो, ये सेजिलिटी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं है क्योंकि इसका रिसेंट IPO आया था इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024। अभी यहाँ पे है ना प्रसिद्ध, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग हाई ब्रेकआउट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का एक रिसेंट में जो रैली हुआ था IPO आने के बाद, उसमें इसने हाई बनाया था 5635 का। 32 है पर मैं 35 बोल रहा हूँ आपको। सो बेसिकली मेरा अभी यहाँ पे, आप ही मुझे बता दो प्रसिद्ध, अभी आपको मैंने बताया फ्रेश और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट का, तो व्हाट डू यू थिंक हियर? ये अभी फ्रेश आएगा अबव 5632, जो ये प्रीवियस उसका हाई था, तो वो क्रॉस करेगा तो ये फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है देखने के लिए कि ये सिर्फ 2024 का ब्रेकआउट है, तो ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेकआउट है, इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, बट ब्रेकआउट होता है। छोटे ब्रेकआउट का टारगेट छोटा आता है, बड़े ब्रेकआउट का टारगेट बड़ा आता है। बट अगर आप यहाँ पे ये समझो कि अगर ये स्टॉक को मैंने सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया होता, जो ये मेरी वॉच लिस्ट में तो आता ही क्योंकि ये ऑल टाइम हाई मार रहा है, तो क्या मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन बना सकता या फिर मैं उतना लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक को होल्ड कर सकता? शायद नहीं। बट बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल, ये जो आपने मुझे बताया कॉन्सेप्ट है, इसका रिजल्ट है, तो अब मेरे लिए क्या ज़्यादा इजी हो जाएगा कि अभी मैंने इसमें समझो अपनी पोजीशन अगर बनाई तो मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा ना, अपने टारगेट पे आने के बाद मैं इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स को वापस से ट्रैक करूंगा, फिर प्रसिद्ध को बोलूंगा प्रसिद्ध क्या हुआ मुझे बता। करेक्ट। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो थैंक यू प्रसिद्ध, थैंक यू, एंड आई विश आप लोगों को भी आज का ये वीडियो देख के मजा आया होगा। अभी आपका काम ये है कि आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपकी वॉच लिस्ट में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सडनली अपना जो क्वार्टर रिजल्ट है, जो क्वार्टरली 2 का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा दे रहा है
और वो फ्रेश ब्रेकआउट भी कर रहा है, मे बी वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। करेक्ट। सो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड थैंक यू प्रसिद्ध। थैंक यू।